गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम देख रहे थे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय टू प्लेन मिरर्स। आज भी हम प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स। चलिए देखते हैं एक एक करके। देखिए एक प्रॉब्लम है, समझ लीजिए पहले अच्छे से। ये एक प्लेन मिरर है, इस पे एक रे इंसिडेंट होता है जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री। ये इतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगा, नो डाउट। और यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन मिरर है, यहाँ से ऐसे ये टकराता है। आपको बताना है कि हॉरिजॉन्टल से ये सपोज अल्फा है, कितना इंक्लाइंड हो, हॉरिजॉन्टल से ये कितना इंक्लाइंड हो ताकि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो हॉरिजॉन्टली निकल जाए, यानी कि हॉरिजॉन्टल के पैरेलल निकल जाए। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। एक प्लेन मिरर है M1, इस पे एक रे इंसिडेंट होता है जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री। यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दूसरे प्लेन मिरर M2 से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना। बताना है कि इस M2 का हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइनेशन है ताकि रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल पास हो, यानी कि हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट हो जाए फाइनल इमर्जेंट रे जो है। क्वेश्चन लिख सकते हैं, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट्स ऑन ए प्लेन मिरर विद एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 45 डिग्री। A ray of light incident on a plane mirror with angle of incidence 45 degree, full stop. After reflection, it reaches to plane mirror M2 and finally emerges parallel to horizontal, full stop. Find the inclination of mirror M2 from horizontal. ठीक है, देखते हैं हम लोग। देखिए इसको कैसे सॉल्व, आप लोग चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। ज्योमेट्री है, आप लोग ट्राई कीजिए वीडियो को रोककर, ठीक है। बन जाना चाहिए, जिनका मैथमेटिक्स जिनका ज्योमेट्री थोड़ा अच्छा है वो ज़रूर बना लेंगे, ठीक है। वीडियो को रोककर पहले आप बनाने की कोशिश कीजिए। हम आगे बता दे रहे हैं। देखिए इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये 45 डिग्री है तो ये कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है और ये हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, यही 45 होगा। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, सपोज A B और ये है C और ये है D, यानी कि AB पैरेलल CD होगा। हेंस दिस एंगल एंड दिस एंगल दोनों का जोड़ होगा 180 डिग्री, मीन्स एंगल AOD, एंगल AOD प्लस एंगल CDO इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब आपको पता है कि AOD की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 45, CDO की वैल्यू कितनी हो जाएंगी हमें पता करना है, वो 135 हो जाएगा, यानी एंगल CDO इक्वल टू 135 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये टोटल 135 हो जाएगा। अब आपको पता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट मिरर के साथ जितना ये एंगल बनाएगा उतना ही ये एंगल बनाएगा, ये थीटा, टोटल स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री होगा। अब उसमें से ये 135 तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, टोटल 180, ये 135 तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। लिखेंगे नाउ 135 प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस थीटा इक्वल टू 22.5 डिग्री। दिस इज द आंसर। बस आसान है, ज्योमेट्री जानते हो बन जाएगा तुरंत। ये एक स्ट्रेट लाइन है, मिरर है तो स्ट्रेट लाइन होगा, तो इन तीनों एंगल का जोड़ क्या होना है 180। और हम पहले से जानते हैं कि कोई भी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मिरर के साथ इक्वल एंगल बनाते हैं, इसीलिए ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। तो यही हुआ कि ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल से ये मिरर थीटा एंगल बना रहा है। ये रे हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, ठीक है,
तो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग ये जितना थीटा उतना ही अल्फा होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए। मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा वीडियो रोककर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये एक प्लेन मिरर है, शीशा का बना होता है, थिकनेस होगा कुछ ना कुछ शीशे में। जैसे कोई भी मिरर देखते हैं तो वो शीशा का ही बना होता है ना, और तो उस शीशा का कुछ ना कुछ थिकनेस होता है, मोटाई होता है। ठीक है, आपको बताना है कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा इस मिरर में। तो देखिए, जहाँ कहीं भी थिकनेस आ जाएगा वहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेंगे। कैसे? तभी हम समझा रहे हैं कैसे बनेंगे। और चलिए, इनफाइनाइट तो बनेगा। और आपको बताना है इन सारे इमेजेस में कौन सा इमेज ब्राइटेस्ट होगा। इन सारे इमेजेस में कौन सा इमेज ब्राइटेस्ट होगा आपको बताना है। तो देखिए, हम आपको बताते हैं कि किसी भी मिरर में जितनी बार रिफ्लेक्शन होता है उतना ही इमेज बनता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई रे ऑफ लाइट है, ठीक है, ये इंसिडेंट हुआ, इसकी इंटेंसिटी मान लीजिए 100% है, यानी कि 100 आई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा, चूंकि हम रिफ्रैक्शन अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम उतना डायग्राम हम नहीं बनाए, ऐसे रिफ्रैक्शन तो होना ही है। ठीक है ना, ये टुवार्ड दी नॉर्मल तो झुक ही जाएगा ऐसे। चलिए, एक बार रिफ्रैक्शन हुआ ना, जब रिफ्रैक्शन हुआ तो रिफ्रैक्शन के कारण एक इमेज बनेगा, उस इमेज की इंटेंसिटी बहुत ही कम होगी। चलिए, उसके बाद अब इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होना है और इस रिफ्लेक्शन की वजह से एक इमेज बनेगा। ठीक है, कहाँ पर इमेज बनेगा? यहाँ पर पहले तो ये है, ये यहाँ पर दिखेगा आइडिया, जो भी है यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा और फर्स्ट इमेज बन जाएगा। ये जहाँ पर है वहीं पर इमेज लगभग बन जाएगा, उस इमेज को हम नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 100 आई है। सपोज कीजिए कि रिफ्रैक्शन के कारण, देखिए यहाँ पर कि जब कभी किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे कोई रे ऑफ लाइट जाता है तो 3 फिनोमेना होता है। पहला, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, अपने पर पड़ने वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं थोड़ा ना थोड़ा। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक, कुछ पार्ट वो ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं, तो ये पार्ट जो है ट्रांसमिट कर दिए गए हैं। ठीक है, ये ट्रांसमिटेड पार्ट है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए 100% लाइट यहाँ पर इंटर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले रिफ्लेक्शन से एक इमेज बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन। अब ये डेंसर से ज़्यादा जा रहा है रेयरर में। ठीक है ना, जब जा रहा है तो नॉर्मल से दूर थोड़ा जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद एक रिफ्लेक्शन यहाँ भी हुआ होगा। सपोज रिफ्लेक्शन में देखिए, ट्रांसपेरेंट सरफेस के द्वारा जब रिफ्लेक्शन होता है, ट्रांसपेरेंट सरफेस के द्वारा जब रिफ्लेक्शन होता है तो उस रिफ्लेक्टेड लाइट का अमाउंट बहुत ही कम होता है, इंटेंसिटी बहुत ही कम होता है। मैक्सिमम हम मान लेते हैं कि 10% रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे मान लीजिए ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ट्रांसपेरेंट, इस पे जब कोई लाइट जाएगा तो कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्टेड लाइट का परसेंटेज बहुत ही कम होता है, हो सकता है 10%, 5%, 2%, ऐसे। हम मैक्सिमम 10% मान लेते हैं, यानी कि 10i, तो ये 90i हो गया। ये प्योर स्मूथ सरफेस है, मान लेते हैं टोटल ये रिफ्लेक्ट हो गया है। 90i का 90i जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट इमेज बनना है। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड इमेज बनना है रिफ्लेक्शन से, सेकेंड इमेज, और यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पर्सन को दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होना है कि ये लाइट जब यहाँ पर आएंगी बाहर, ठीक है,
ये लाइट जब बाहर आएंगी, पर्सन यहाँ देखने के लिए एकदम तैयार है, तो उसको जो इमेज की इंटेंसिटी दिखाई देगी वो 90% होगी ओरिजिनल का। जितना ब्राइट ऑब्जेक्ट होगा उसका 90% ब्राइटनेस इस ऑब्जर्वर को दिखेगा। यानी हम कह सकते हैं कि सेकेंड इमेज जो है, सेकेंड इमेज ही दिख रहा है यहाँ पे, दिखाई देने वाला इमेज सेकेंड इमेज है, सेकेंड इमेज जो है वो ब्राइटेस्ट होगा। ठीक है, नो डाउट यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा ये। ठीक है, आपको पता है कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट रिफ्लेक्ट होता है, 90% का 10% कितना हो जाएगा 9i। फिर ये 9i का 9i क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा और पर्सन यहाँ पर दिखेगा, ये हो जाएगा थर्ड इमेज। ठीक है, और थर्ड इमेज की इंटेंसिटी बहुत ही कम होगी। यहाँ पर 9i का क्या होगा 10% यानी कि 0.9i, और यहाँ पे हो जाएगा 8.1i। तो इसके बाद अब सक्सेसिवली इंटेंसिटी घटते चला जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी जो होगा वो सेकेंड इमेज का होगा। हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये था कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का कौन सा इमेज ब्राइटेस्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर ये एक रे ऑफ लाइट विद 100% इंटेंसिटी यहाँ पर आता है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, वेरी फ्यू। यहाँ रिफ्लेक्शन से फर्स्ट इमेज बना, ठीक है, फर्स्ट इमेज बना तो इसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम है, 10% है ओरिजिनल का, 90% अंदर चला गया, यहाँ से फुल रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, 90 का 90% यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर सरफेस पर जब आता है तो अगेन रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा है। रिफ्लेक्शन हुआ तो आपको पता है कि ट्रांसपेरेंट बहुत ही कम रिफ्लेक्ट करता है। मान लिया मैंने कि 10% किया रिफ्लेक्ट, तो 90 का 10% 9 है, यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया, बाकी का बाकी सब का सब यहाँ पर क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। और सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी देखोगे तो यही होगी, और सबसे ज़्यादा ब्राइट यही होगा सेकेंड इमेज। फिर ये यहाँ पर आया, फुल रिफ्लेक्शन हुआ, 9i का 9i, फिर इसका 10% रिफ्लेक्ट हुआ और बाकी सब बाहर ट्रांसमिट हो गया, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम है, 8.1i। ठीक है, तो सेकेंड इमेज ब्राइटेस्ट होगा। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम का अंत हम यहीं पर करते हैं। प्रॉब्लम्स का अंत यहीं पर करते हैं। अब आते हैं हम फील्ड ऑफ व्यू पे, नया टॉपिक। हमारा नया टॉपिक है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है पूरे लाइट का प्लेन मिरर में। देखिए फील्ड ऑफ व्यू, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। देखिए यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू एक रीजन है। ठीक है, किसी खास मिरर से किसी खास डिस्टेंस पर फील्ड ऑफ व्यू एक रीजन होता है। उस रीजन में यदि पर्सन है तो इमेज देख सकता है किसी ऑब्जेक्ट को, यदि फील्ड ऑफ व्यू में पर्सन नहीं है तो इमेज नहीं देख सकता है। हम इसी बात को थोड़ा अच्छे से इलोब्रेट करते हैं। जैसे देखिए ये एक मिरर है, ठीक है, थोड़ा और छोटा करते हैं। हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा। अब हम बताते हैं कि इस डिस्टेंस पर, एक खास डिस्टेंस की बात करते हैं हम, इस डिस्टेंस पर बताइए इस ऑब्जेक्ट के लिए फील्ड ऑफ व्यू क्या है। इस डिस्टेंस पर इस ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए फील्ड ऑफ व्यू क्या है, मतलब इस लाइन पर, इस रीजन में कोई पर्सन कहाँ कहाँ हो, कहाँ कहाँ पर लाई करे ताकि इसका इमेज देख ले इमेज में। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब यही हुआ कि इस रीजन में, इस डिस्टेंस पर पर्सन यहाँ पर हो कि यहाँ पर हो कि यहाँ पर हो कि यहाँ पर हो, कहाँ पर हो ताकि इसका इमेज मिरर में देख सके। तो आप ही बताइए, पर्सन यदि यहाँ पर हो तो क्या इसका इमेज मिरर में देख सकता है? देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, मिरर का दोनों एंड से एक एक रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करा दीजिए। एक रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे गया, नॉर्मल आप ड्रॉ कीजिए, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये ऐसे होके रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब एक रे ऑफ लाइट इस एंड से पास कराइए, मान लीजिए यहाँ तक, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, इसको यहाँ से पास कराइए। अब देखिए इस लाइन पर
ये रिफ्लेक्टेड रे इतने रीजन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये रीजन हो जाएगा इस लाइन पर फील्ड ऑफ व्यू। मतलब कोई पर्सन इन दोनों लाइन के बीच में है तभी ये इमेज देख सकता है। इमेज कहाँ पर बनेगा? जहाँ पर ये कट जाए, जहाँ पर जो भी है इमेज यहाँ पर ही बनेगा। जहाँ पर भी कट जाएगा वहाँ पे इमेज बनना है। ठीक है, जो भी है इमेज यहाँ पर बनेगा लगभग इमेज। अब इस इमेज को पर्सन तभी देख पाएगा जब इस रीजन में लाई करता हो। यदि पर्सन यहाँ पर भी होगा तो इमेज नहीं देख पाएगा, यहाँ पर होगा तब देख पाएगा। ठीक है, अरे कॉमन सेंस वाली बात है। मान लो कि आपके पास एक छोटा सा मिरर है, छोटा सा मिरर ऐसे, ठीक है, ऐसे है छोटा सा मिरर। और क्या है कि पेड़ पर कोई चिड़िया है, पेड़ पर कोई चिड़िया है, यहाँ पर ऐसे पेड़ पर कोई चिड़िया है। अब नो डाउट आप यहाँ पर होगे, अंदाज़ा लगाइए, तभी आप इस चिड़िया को देख सकते हो इस मिरर में। आप यहाँ पर होगे तो क्या चिड़िया को देख सकते हो मिरर में? नहीं देख पाओगे। ठीक है, आपको देखने के लिए नीचे ही रहना पड़ेगा। मान लो चिड़िया इधर है, चाहे बंदर इधर है, जो भी है, चिड़िया मानो या बंदर मानो, कुछ भी है। अब इस बंदर को देखने के लिए आपको यहाँ पर होना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर हो तो मिरर को ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब हुआ इमेज हमेशा मिरर जो है बनाता ही है किसी ऑब्जेक्ट का, हर हमेशा बनाएगा, बस देखने के लिए खास पोजीशन होता है। ठीक है, इस बंदर को देखने के लिए यहाँ कुछ नीचे होना पड़ेगा हमें मिरर से, तभी दिखाई देगा। कारण क्या है? इस बंदर के द्वारा से रिफ्लेक्टेड लाइट मिरर से एक यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, एक यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, और इस रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में कोई पर्सन पड़ना चाहिए, तभी बंदर दिखाई देगा। ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। पर्सन ए इस फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है, इसीलिए पर्सन ए को ये बंदर दिखाई नहीं देगा, पर्सन बी को दिखाई देगा। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं फील्ड ऑफ व्यू का। ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, आपको बताना है क्या कोई पर्सन जो कि यहाँ पर है इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर में देख पाएगा? इमेज यहाँ पर बन जाएगा। तो सिंपल वही है, फील्ड ऑफ व्यू पहले ड्रॉ कीजिए। ठीक है, पर्सन यहाँ पर है तो लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना है। देखना है आपको क्या मिरर से टकराकर, दोनों एंड से टकराकर ऐसा है कि मिरर से टकराकर कोई भी रे इस पर्सन के आंखों तक पहुंच जाए। कोई भी एक रे यदि पहुंच सकता है इसकी आंखों तक, पर्सन की आंखों तक, तो इमेज दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। फील्ड ऑफ व्यू इतना हुआ, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू यानी कि पर्सन यहाँ पर रहेगा तब भी नहीं दिखेगा, यहाँ पर रहेगा तब भी नहीं, यहाँ पे रहेगा तब भी नहीं। फील्ड ऑफ व्यू वाला रीजन इतना ही है। ठीक है, यानी पर्सन जब यहाँ पर रहेगा ऐसे तो देख सकता है इमेज, यही है फील्ड ऑफ व्यू। यानी मिरर से किसी खास डिस्टेंस पर फील्ड ऑफ व्यू एक रीजन होता है, ठीक है, जहाँ पर यदि पर्सन लाई कर रहा हो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज देख सकता है, अन्यथा नहीं देख सकता है। ठीक है, चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए इसमें को डिफिनीशन इतना ही है, बाकी सब का सब ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री अच्छा है, बन जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन पे कोई पर्सन है, ठीक है, इसका यहाँ से यहाँ हाइट 2 मीटर है, इसका यहाँ से यहाँ 4 मीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ 1 मीटर है, ठीक है।
क्या होता है कि आपको बताना है कि इस लाइन पर, इस वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, कितने रीजन को, कितने हाइट तक पर्सन जो है कितने हाइट तक के ऑब्जेक्ट को देख सकता है, ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर में देख सकता है। इस वाई एक्सिस पर के कितने हाइट तक का रीजन इस मिरर में दिखाई दे सकता है। लिखिए क्वेश्चन, इन द फिगर शोन फाइंड द डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस फॉर विच द पर्सन कैन सी। मतलब वाई एक्सिस के कितने रीजन को पर्सन देख सकता है इस मिरर में। देखिए ज्योमेट्री है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ इसकी आंखों से 2 रे निकालिए जो मिरर के एंड से होकर जाता हो। एक यहाँ से नॉर्मल आप ड्रॉ कीजिए, ये हमको रीजन पता चल गया, ठीक है। ये इसका कोऑर्डिनेट पता कीजिए सबसे पहले। तो इसका कोऑर्डिनेट पता करने के लिए क्या ज्योमेट्री आप लगाइएगा, जरा देखिए। तो ये थीटा, तो ये θ1 मानिए, तो ये भी θ1, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ हाइट कितना है 1 मीटर है, तो नो डाउट ये भी यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। तो ये 1 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो ये यहाँ से यहाँ 1 मीटर, तो ये 2 मीटर हो जाएगा। हो तो गया, निकल गया ज्योमेट्री से। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं और ये दोनों बराबर होते हैं। लेकिन हमेशा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यूज नहीं करना है। आप यूज करना है आपको, तो आप यूज कीजिए tan थीटा। बहुत सारे क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन tan θ1 का रिलेशन जरूर मिल जाएगा। तो tan θ1 इक्वल टू, सपोज कीजिए कि ये डिस्टेंस x है, ठीक है। तो tan θ1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा x बाय, और ये डिस्टेंस y है, ठीक है। तो x बाय 4, ठीक है। नाम दे देते हैं, पहले नाम आप दीजिए। ये x बाय 4 हुआ। नाम दीजिए O A B C D। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल OAD tan θ1 इक्वल टू x बाई 4। इन ट्रायंगल, इसको नाम फर्स्ट दीजिए, इन ट्रायंगल CDA या CAD tan θ1 इक्वल टू y बाई 4 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x बाई 4 इक्वल टू y बाई 4, यानी x इक्वल टू y, और x यहाँ पर कितना है 1 मीटर है, हैंस y इक्वल टू 1 मीटर हो जाएगा। तो ये 1, ये भी 1, तो यहाँ ओरिजिन से कितना हो गया 2 मीटर हो गया। देखिए ये ज्योमेट्री से भी बन सकता था। ये डिस्टेंस बराबर है, x यहाँ पर 1 है तो y भी 1 होगा, यानी यहाँ से यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद एक रे को एंड बी से पास कराइए, एक रे को एंड बी से पास कराइए, ठीक है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना ही एंगल बनाते हुए यहाँ पर जाएगा। ये आप नॉर्मल पहले ड्रॉ कीजिए, ये 90 डिग्री होगा। ये सपोज θ2 है तो ये भी θ2 होगा, ठीक है। अब आपको पता क्या करना है, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, यानी कि 3 मीटर। तो ये डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 3 मीटर। जब ये यहाँ से यहाँ 3 है, यहाँ से यहाँ 3 है, तो ये हो जाएगा 6 मीटर। यानी हम कह सकते हैं 2 मीटर और 6 मीटर के बीच का जो रीजन है वही फील्ड ऑफ व्यू होगा इस पर्सन के लिए। यानी कि इतने रीजन में जो ऑब्जेक्ट भी लाई करेगा सबका इमेज देखा जा सकता है, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ये एक मिरर है, सॉल्यूशन फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये यहाँ से यहाँ 1 मीटर था, ये यहाँ से यहाँ 2 मीटर था, ये यहाँ से यहाँ 4 मीटर था। फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करना था हमको। तो यहाँ से एक रे निकालें, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ किए, ये 1 मीटर होगा,
तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसीलिए 1 मीटर होगा। आप सिमिलर tan थीटा यूज करके बनाइएगा, ठीक है। सिमिलरली एक रे आप यहाँ से पास कराइए, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, नॉर्मल ड्रॉ कीजिए आप, ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस होता है, ये टोटल यहाँ से यहाँ 3 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ भी 3 मीटर होगा, तो ये टोटल यहाँ 6 मीटर हो गया, ये 6 मीटर पे आ गया, यानी कि 2 मीटर और 4 मीटर के बीच जो रीजन लाई कर रहा है वही फील्ड ऑफ व्यू हुआ, ठीक है। यानी कि फील्ड ऑफ व्यू का मतलब इतना ही कि इस रीजन में लाई करने वाला हर एक ऑब्जेक्ट इस पर्सन को दिखाई दे सकता है। ठीक है, दिक्कत हो रही होगी, वीडियो पॉज करके मतलब सॉरी बैक करके दोबारा आप देख लीजिए इसको। ज्योमेट्री लगाया है मैंने, बस छोटा सा मिटा रहे हैं, नोट कर सकते हैं आप। चलिए अब फील्ड ऑफ व्यू पे एक क्वेश्चन देखिए, क्या है सर। ये है एक प्लेन मिरर, ये यहाँ पर एक वॉल है, वॉल बहुत बड़ी वॉल है, एक कीड़ा है, इंसेक्ट या चींटी मान लो, जो भी है, ये बहुत ही तेजी से ऊपर जा रही है, ठीक है, बहुत ही तेजी से। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2L है, सॉरी 2D है, और एक पर्सन है जो ठीक बीच में है इन दोनों के, मतलब यहाँ से यहाँ D डिस्टेंस पर है, मैंने उसको I से दिखाया। आपको बताना है ये यहाँ से यहाँ मिरर का हाइट जो है वो 3 मीटर है। और ये एक्स एक्सिस है, मिरर से हाइट इसका 4 मीटर है। आपको बताना है जब ये चींटी चल रही होगी तो कितने से कितने रीजन में पर्सन जो इस चींटी को चलते हुए देख सकता है, मिरर में इस पे कितने से कितने रीजन में चींटी को देख सकता है, फील्ड ऑफ व्यू बताना है इस वॉल पे, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपको, क्या करना है, पहले इस पर्सन के लिए फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ कीजिए। पर्सन से एक रे ऐसे निकालिए, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हुआ उतना एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कराइए, ठीक है, ऐसे ऐसे। एक रे आप यहाँ से निकालिए, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर था उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर बनाते हुए, ये जितना एंगल वही उतना एंगल, ठीक है। ये डी डिस्टेंस ऑफ पर्सन कहीं भी हो सकता है। हाँ, तो हमने ड्रॉ कर दिया है रे डायग्राम के अकॉर्डिंग, इतना रीजन जो है देख सकता है पर्सन, यानी कि इस रीजन में जब चींटी आएगी यहाँ से यहाँ वाले रीजन में, तब ये पर्सन जो है इस चींटी को आसानी से देख सकता है, ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू। तो देख लीजिए, हम अब मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करते हैं। ये एंट है, मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये θ1 है, ये θ2 है, ये सॉरी ये भी θ1 हो जाएगा, ये θ2 है, ये θ, ठीक है, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ये परपेंडिकुलर L है और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये M है, ठीक है। चलिए देखते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल LAC, इन ट्रायंगल LAC tan θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan θ2 इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है या x1 है, तो x1 बाय दिस डिस्टेंस 2d, x1 बाय 2d, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये θ2 है तो ये भी θ2 होगा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है,
ये θ1 होगा तो ये θ1 होगा। इन ट्रायंगल LMN मानते हैं इसको, इन ट्रायंगल AON, इन ट्रायंगल AON देखिए तो tan θ2 क्या होगा, AON में tan θ2, दिस डिस्टेंस सपोज ये H1 है तो H1 tan θ2 इक्वल टू H1 बाई D, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा, x1 बाई 2D इक्वल टू H1 बाई D, D से D कैंसिल तो x1 क्या हो गया 2H1 हो गया, ये इक्वेशन A मान लीजिए, हो गया ना। यानी कि ये जो रीजन होगा x1 इस हाइट के मिरर के इस पार्ट के दोगुने के बराबर होगा। सिमिलरली ये हाइट मान लीजिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ x2 है, ये हाइट जो होगा इस हाइट के, सपोज यहाँ से यहाँ h2 है, x2 जो होगा h2 का दोगुना आएगा। ऐसे ही देख लीजिए, लिखिए इन ट्रायंगल DBM, DBM, DBM में लिखेंगे tan θ1 इक्वल टू x2 बाई 2D। ठीक है, ये थर्ड इन ट्रायंगल BON tan θ1 इक्वल टू H2 बाई D, ये फोर्थ। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ लिखेंगे x2 बाई 2D इक्वल टू H2 बाई D, यानी x2 जो हो गया 2H2 हो गया। हमने कहा था कि ये डिस्टेंस जो आएगा x2 वो H2 का दोगुना आएगा। ठीक है, और ये जो हाइट है नो डाउट ये H1 प्लस H2 के बराबर आएगा, 3 मीटर होगा ना। यानी टोटल हाइट जो होगा, लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू जो होगा x1 प्लस x2 प्लस 3 मीटर होगा। हैंस हाइट ऑफ फील्ड ऑफ व्यू इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस 3 मीटर। x1 कितना है 2H1 प्लस 2H2 प्लस 3, 2 कॉमन हो जाएगा H1 प्लस H2 प्लस 3 मीन्स 2 और H1 प्लस H2 तो 3 है ना जी, प्लस 3 यानी ये हो जाएगा 9 मीटर। यही है हमारा आंसर। नाइन मीटर, इतना रीजन यहाँ से यहाँ तक CD जो है फील्ड ऑफ व्यू, इसी का हाइट पता करना था। है एकदम सिंपल ज्योमेट्री है और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 रे ड्रॉ किए थे, एक बार फिर से देख लीजिए शॉर्टकट में एकदम, कि ये स्क्रीन था, ये मिरर था, ये पर्सन था। मैंने पर्सन के आंखों से 2 रे लिए हैं ऐसे, ये मैंने ड्रॉ कर लिया डायग्राम CD AB, ये रीजन फील्ड ऑफ व्यू था, हमें इसी का लेंथ निकालना था। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किए, ये θ2 माना तो ये भी θ2, अल्टरनेट एंगल से ये भी θ2। एक बार θ2 के लिए ये ट्रायंगल लेते हैं और एक बार ये ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, ये मैंने L नाम दिया था, इन ट्रायंगल CLA
tan थीटा टू इक्वल टू लिखा मैंने x1/2d। उसी प्रकार अब इस ट्रायंगल में लेंगे tan थीटा टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/d डिस्टेंस हो जाएगा, h/d। अब दोनों को कंपेयर करके रिलेशन मैंने निकाल दिया कि x1 जो है 2h1 है, दोनों कंपेयर किया मैंने, निकल गया x1 इक्वल टू 2h1। उसके बाद आप लिख सकते हैं सिमिलरली करके, जैसा रिलेशन हमें इसमें और इसमें मिला है वैसा ही रिलेशन इसमें और इसमें मिलेगा। तो यहाँ भी हो जाएगा x2 इक्वल टू 2h2 जो आया है यहाँ पर, और ये हाइट कितना है 3 मीटर है, ये हो जाएगा 2h2, ये हो जाएगा 2h1 और ये 3 मीटर है। मीन्स टोटल हाइट 2h1 प्लस 3 मीटर प्लस 2h2 सबको आप ऐड कीजिएगा, सॉल्व करने पर इतना आ जाएगा 9 मीटर। तो ये था क्वेश्चन फील्ड ऑफ व्यू का, ठीक है। अब इसी से और क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस चींटी का स्पीड है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो बताइए कितने समय तक ये पर्सन इसको देखते रहेगा। ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद मैकेनिक्स कैसे भी अप्लाई कर देगा, बोल देगा कि एक्सेलरेट हो रहा है, चींटी दौड़ते हुए जा रही है, ठीक है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बताइए कितने समय तक देखते रहेगा। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये था फील्ड ऑफ व्यू। एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं, ये स्क्रीन है, ये मिरर है, पर्सन इन दोनों के बीच में है। एक रे आपको इस एंड से निकालना है, एक रे इस एंड से निकालना है। ये जो रीजन हुआ ये फील्ड ऑफ व्यू है, ठीक है। सपोज CD, ये है AB, ये यहाँ पर θ2 मानिए तो ये भी θ2 बाई अल्टरनेट एंगल, ये भी θ2। एक बार इसके लिए लिखिए tan थीटा इक्वल टू x1 बाय ये डिस्टेंस 2d। एक बार इस ट्रायंगल में लिखिए tan θ2 क्या होगा, ये h1 मान लीजिए, तो h1/d हो जाएगा, वही मैंने लिखा है। इन ट्रायंगल इतना और इन ट्रायंगल इतना, tan थीटा यहाँ पर x1/2d है, h1/d। सॉल्व कर, दोनों को कंपेयर किए, tan थीटा को इक्वेट किए, आ गया x1 इक्वल टू 2h1। उसके बाद इन दोनों में जो रिलेशन था ठीक वैसा ही रिलेशन इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में होगा, ठीक है। इसमें भी आ जाएगा कि ये यहाँ से यहाँ h2 है, तो x2 जो होगा वो 2h2 हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। निकालना हो तो x1 प्लस x2 प्लस 3 मीटर, बस इतना ही है। मिटा रहे हैं। फील्ड ऑफ व्यू, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि किसी पर्सन को मिरर में अपना फुल हाइट देखने के लिए कम से कम पर्सन के हाइट का आधा हाइट वाला मिरर चाहिए, ठीक है, बोले थे। और मैंने उसका पोजीशन भी बताया था, वर्टिकल पोजीशन। चलिए उसी पे क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं आज। देखिए ये एक कोई पर्सन है, ठीक है, पर ये इसका हेड है, आई हेड से थोड़ा सा नीचे होता है। सपोज कीजिए आई यहाँ पर है, हमने मान लिया सुविधा के लिए, और ये डिस्टेंस मान लिया कि 20 सेंटीमीटर होता है। ऐसे 20 सेंटीमीटर होता नहीं, 20 सेंटीमीटर बहुत होता है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो चलिए प्रैक्टिकल डेटा ही लेते हैं, 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि हेड से आई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। पर्सन का हाइट जो है वो 6 फीट है। पर्सन का जो हाइट है वो 6 फीट है। आपको बताना है कि यहाँ से 1 फीट पे 6 फीट मतलब कितना सेंटीमीटर हो जाएगा जी,
पता नहीं कितना सेंटीमीटर होगा, वो सब छोड़िए। इतना मान लीजिए कि 180 सेंटीमीटर का कोई पर्सन है, ठीक है। 180 सेंटीमीटर का कोई पर्सन है, 10 सेंटीमीटर हेड से उसका आई है, ये 30 सेंटीमीटर पर जो है मिरर है, ज़मीन से 30 सेंटीमीटर। मिरर का हाइट जो है वो 90 सेंटीमीटर है। आपको बताना है क्या पर्सन इस मिरर में अपना फुल इमेज देख सकता है, ठीक है। मिरर का हाइट देख लीजिए, पर्सन की हाइट का आधा है, लेकिन क्वेश्चन ये है क्या पर्सन इस मिरर में अपना फुल हाइट देख सकता है, बताइए। यदि हाँ तो कारण दीजिए, यदि नहीं तब भी कारण दीजिए, और साथ में साथ ये भी बताइए कि पर्सन कितना पार्ट देख सकता है मिरर में, अपने शरीर का कितना पार्ट मिरर में देख सकता है। एक क्वेश्चन फिर से है, बताना है आपको कि प्लेन मिरर में पर्सन अपने फुल हाइट का कितना पार्ट देख सकता है, कितना भाग देख सकता है, ठीक है। व्हाट पार्ट ऑफ टोटल हाइट द पर्सन कैन सी इन द मिरर। देखिए कैसे बनाते हैं, ये आई ई है, आपको इतना पता है फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करना, याद रखना कि कोई भी रे ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देता है पर्सन को जब रिफ्लेक्टेड रे आंखों तक पहुंचे, ठीक है। देखिए यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू पहले ड्रॉ करते हैं। एक रे ये यहाँ से यहाँ कितना हाइट होगा जी, ये तो हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर मिरर छोटा होता है और छोटा होगा, ठीक है। हाँ देखिए, एक रे आप इसके एरो से यहाँ से निकालिए, आई से, ये आई जो है यहाँ से ऐसे जाएगा। एरो ऐसे मत दीजिए, एरो आप ऐसे दीजिए, ठीक है। आँख तक पहुँचने वाला रे यहाँ से निकला, ये ए है, ये बी है, ठीक। एक रे आप यहाँ से ऐसे निकालिए, इस एंड से रिफ्लेक्ट कराइए, और इस एंड से रिफ्लेक्ट करने के बाद ये ऐसे जाएगा, ये ज़मीन से टकरा गया जी, ठीक है। ज़मीन से टकरा गया, यानी कि ये इस वाला इस ज़मीन के पार्ट को देखेगा। पर्सन जो है इस ज़मीन के पार्ट को देखेगा, अपने फुट को नहीं देख पाएगा बाय रे डायग्राम। रे डायग्राम से हमको यही पता चल रहा है, ठीक है, कि पर्सन जो है अपने फुट को नहीं देख पाएगा, ठीक है। आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं। देखिए, जब भी आप फुट को ड्रॉ करने जाइएगा, फुट से निकलने वाला कोई रे बनाइए, निकालिएगा, ठीक है, तो वो उसके आँखों के ऊपर से चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये पर्सन है, ये मिरर है, ठीक है, ये फुट है। यहाँ से आप एक रे निकालिए, ये हाइट कितना है, 30 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ 30 सेंटीमीटर है, और ये यहाँ पर है, ऊपर नहीं नीचे चला जाएगा, जो भी है। ये पर्सन का आई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। मतलब इसके फुट से चलने वाला जो रे है वो यहाँ से 60 सेंटीमीटर के हाइट पर टकरा जाएगा, ठीक है। और आई कितना हाइट पर है, 170 सेंटीमीटर, तो आई तक तो पहुँच नहीं पाया। इसका मतलब ये हुआ कि फुट दिखाई नहीं देगा पर्सन को, क्योंकि ये कुछ पहले ही टकरा जा रहा है, ठीक है। तो दिखाई देना कहाँ से शुरू करेगा, तो देखिए आप फील्ड ऑफ व्यू यहाँ पर ड्रॉ हुआ है, तो इस रीजन और इस रीजन के बीच का जो रीजन हुआ, ये रीजन, ठीक है, सॉरी क्या बोलते हैं, यहाँ वाला रे जो है पहुँचा इसकी आंखों तक। हमको ये देखना है कि कहाँ वाला रे इसकी आंखों तक पहुँच सकता है, ठीक है। चलिए हमको वही देखना है कि कितना पार्ट देख सकता है। तो पार्ट देखने की बात हुई तो ये तो पता चला कि फुट दिखाई नहीं देगा, ये श्योर है। अब देखना ये है कि फुट नहीं दिखाई देगा तो क्या दिखाई देना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे बनाते हैं।
पर्सन हेड देख सकता है। फील्ड ऑफ व्यू तो इतना ही रीजन का है, तो हेड तो देखने की बात ही नहीं आ रही है। हेड देखने की बात ही नहीं आ रही है।